हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मेरे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। पहला चैप्टर इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक चार्ज से रिलेटेड पी वाई क्यू समाप्त हो चुके हैं। सेकंड चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस से रिलेटेड पी वाई क्यू न्यूमेरिकल समाप्त हो चुके हैं। ठीक है, उसके बाद अब हम लोग ये जो आपका थर्ड चैप्टर है दैट इज द करंट इलेक्ट्रिसिटी, इसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, और इस चैप्टर से रिलेटेड जो पी वाई क्यू है वो हम लोग करेंगे। ठीक है, इस समय हमारा पूरा प्रयास क्या चल रहा है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन, मैं न्यूमेरिकल पे ज्यादा जोर दे रहा हूं इस समय। ठीक है, क्योंकि आपको जानकारी है कि जो आपके बोर्ड एग्जाम में कुछ चुनिंदा ही डेरिवेशन आएंगे, लेकिन अगर आपके पास कॉन्सेप्ट का और न्यूमेरिकल का पावर होगा तो जो आपकी एक इच्छा है वो आप इच्छा को अपना पूरा कर पाएंगे। ठीक है ना, आपका इच्छा क्या है कि अच्छे नंबर से फर्स्ट डिवीजन, ठीक है, 90 प्लस का भी अगर आप ड्रीम देख रहे हैं, अगर आपके पास न्यूमेरिकल और कॉन्सेप्ट का पावर हो गया, ऑब्वियसली भाई न्यूमेरिकल जो होता है बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट होता है, तो इस समय हम क्या कर रहे हैं कि न्यूमेरिकल पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं। क्योंकि आप गौर किए होंगे जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आप उठाएंगे तो जो 12 एमसीक्यू क्वेश्चन हो गए, चाहे आपके सेक्शन बी सी डी में जो भी क्वेश्चन आते हैं, आपने देखा होगा कि मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन फ्रॉम द न्यूमेरिकल। हाँ, डेरिवेशन पूछता है, ऐसा नहीं कि नहीं पूछता है, लेकिन डेरिवेशन कुछ चुनिंदा पूछता है। तो मैं डेरिवेशन पे समय ज्यादा फोकस ना करके मैं इस समय पीवाईक्यू पे, ठीक है, पीवाईक्यू पे फोकस कर रहा हूँ। पीवाईक्यू पे तो भाई क्या बोलते हैं, पीवाईक्यू में न्यूमेरिकल भी आ जाता है, पीवाईक्यू में डेरिवेशन भी आ जाता है, पीवाईक्यू में सब आ जाता है। लेकिन ये है कि भाई पीवाईक्यू के न्यूमेरिकल पे हम लोग ज्यादा फोकस करेंगे। ठीक है ना। हाँ, डेरिवेशन में मैं कुछ चुनिंदा डेरिवेशन मैंने अपने एक वीडियो में बोर्ड स्ट्रेटेजी जो है, ठीक है, उसमें मैंने बताया हुआ है कि कौन कौन से डेरिवेशन आपके लिए लाभदायक साबित होंगे, कौन कौन से जो ग्राफ होंगे वो आपके लिए लाभदायक साबित होंगे, कौन कौन से रे डायग्राम जो है आपके लिए, ठीक है ना, कौन कौन से डायग्राम आपके लिए लाभदायक साबित होंगे। तो मैंने उसके बारे में बताया हुआ है। रे डायग्राम में भी मैंने आपको बताया हुआ है कि कौन कौन से रे डायग्राम को आपको पढ़ना है, किसको ज्यादा प्रिफर करना है। ठीक है, और ये जो आपका चैप्टर है करंट इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड पीवाईक्यू, पीवाईक्यू में भी, पीवाईक्यू में न्यूमेरिकल, ठीक है, न्यूमेरिकल पे हम ज्यादा फोकस कर रहे हैं। तो जैसे कि इसका जो पहला क्वेश्चन है, ये देख रहे होंगे आप, पहला क्वेश्चन ये है कि ए करेंट ऑफ 0.8 एम्पियर, क्या है क्वेश्चन, ए करेंट ऑफ 0.8 एम्पियर flows in a conductor of 40 ohm for 1 minute, the heat produced in the conductor। देखिएगा ये करंट ऑफ 0.8 एम्पियर ना, देखिए एम्पियर लग गया ना, इसका मतलब तुरंत आपके दिमाग में आ जाना चाहिए भाई कि एम्पियर क्या होता है, यूनिट ऑफ करंट होता है। तो इसका मतलब ये किसकी वैल्यू हो गई, आई की वैल्यू हो गई। ठीक है, फ्लोज इन अ कंडक्टर, कंडक्टर में फ्लो हो रहा है ऑफ 40 ओम, ये जो सिंबल आप देख रहे हैं ना दैट इज ओम, और ये ओम किसका यूनिट होता है, रेजिस्टेंस का होता है, मतलब दैट इज जो 40 ओम दिया हुआ है किसकी वैल्यू हो गई, आर की वैल्यू हो गई। ये भी ठीक है। फॉर 1 मिनट, तो मिनट लग गया, किसकी वैल्यू हो गई, टी की वैल्यू हो गई। और आपको जानकारी है कि यहाँ पर हम मिनट को किस में कन्वर्ट करेंगे, सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। तो एक बात ध्यान से देखिएगा कि जैसे जब हीट प्रोड्यूस पूछ रहा है, तो मुझे एक बात बताइए छोटा सा, इसमें बात आ गई किसकी, आई की, इसमें बात आ गई किसकी, आर की, और इसमें बात आ गई टी की, और हमसे पूछ रहा है, मतलब ये हमको दिया हुआ है, ये जो तीनों चीज हम लिखे हुए हैं, करेंट, रेजिस्टेंस, टाइम, ये हमारा क्या है भैया, गिवन दैट है। क्या है, गिवन दैट है। हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है एच पूछ रहा है, तो एच पूछ रहा है, ठीक है, तो एच पूछ रहा है, तो मुझे बताइए कि क्या ऐसा कोई रिलेशन है क्या जिसमें एच भी आता हो, आई भी आता हो, आर भी आता हो, टी भी आता हो। तो एक तरह से बहुत बेसिक क्वेश्चन हो गया, और आप लोग क्लास 10th में इसको पढ़े होंगे अच्छे ढंग से। ठीक है, तो आपको पता है हाँ क्या रिलेशन होता है, दैट इज एच इक्वल टू होता है आई स्क्वायर आर टी। आप इसको डायरेक्ट सॉल्व कर दीजिए। आप फिर आप पता चला कि आप ऐसे सॉल्व करते कि v इक्वल टू आई आर, फिर उसके बाद आप यूज करते क्या बोलते हैं w इक्वल टू, ठीक है ना, जैसे p इक्वल टू यूज करते, w बाई टी यूज करते। तो मेरा कहने का मतलब है कि इतना माथा पच्ची नहीं करना है, इसको डायरेक्ट सॉल्व कर देना है, बिकॉज वी नो अबाउट द फार्मूला। ओके, h इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। तो पुट इन द वैल्यू ऑफ आई आर टी फ्रॉम द क्वेश्चन इन द इक्वेशन, सपोज कर इसका नाम है इन द इक्वेशन फर्स्ट। ओके, कितना आ जाएगा, h इक्वल टू आई कितना दिया हुआ है, देखिए आई है 0.8 एम्पियर ना, तो लिखेंगे 0.8 का स्क्वायर इंटू आर कितना दिया हुआ है, तो आर है आपका 40, तो लिखेंगे 40, और टी कितना दिया हुआ है आपका, टी दिया हुआ है 1 मिनट, दैट इज 1 मिनट इज इक्वल टू कितना सेकेंड, 60 सेकेंड। ठीक है, ये हो गया आपका 60। उसके बाद इसको आप सॉल्व कर दिए तो कितना हो जाएगा, h इक्वल टू ये कितना आ जाएगा आपका 0.64 इंटू इसमें कर दीजिए कितना आएगा, दैट इज आर की वैल्यू 40 है ना, हाँ, 24,
ये आपका 100 हो गया। जब आप मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे, ठीक है, तो एच की जो वैल्यू आपकी आएगी, वो एच की वैल्यू जो आपकी आएगी वो कितना आ जाएगी, मतलब आप देख लीजिएगा 1536 जूल, ठीक है, ये आपकी वैल्यू आएगी। इसको जब आप सॉल्व करेंगे, इसका जब मल्टीप्लीकेशन करेंगे, ये इसको सॉल्व थोड़ा कर लेते हैं, कैसे हो जाएगा। 0.64 को क्या लिख सकते हैं, 64 अपॉन ऐसे 100 लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इंटू 2400 है ही, 24 इंटू 100 है ही, 100 से 100 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो आपको जो एच मिलेगा वो क्या मिलेगा, 64 इंटू 24 हो जाएगा। और इसको जब आप सॉल्व करेंगे एच इक्वल टू, तो आपका आ जाएगा 1536 जूल आ जाएगा ना। 4 4 जा देखिए 16, देखिए 6 आ गया ना, तो ये आपका आंसर हो जाएगा एच इक्वल टू 1536, ठीक है। इस क्वेश्चन में बहुत ज्यादा दम नहीं था, लेकिन कभी कभी इस प्रकार के भी क्वेश्चन आते हैं। मैं जाहिर सी बात है, आपको पता है कि भाई जब पीवाईक्यू में पूछा गया तभी मैं इसको कराया, ठीक है ना। A cell of EMF is connected across an external resistance R. When a current V is drawn from the cell, ठीक है, current is when the current I is drawn from the cell, when the current I is drawn from the cell, the potential across the electrodes of the cell drops to V, okay. The internal resistance R, ठीक है। और यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन दिया हुआ है समझिएगा, a cell of EMF is connected across an external resistance R when a current I is drawn from the cell. The potential across the electrodes of the cell drops to be कितना है, the internal resistance R of the cell। ये हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो मुझे एक बात बताइए कि यहाँ पर जो EMF है, EMF वर्ड यूज हुआ है ना, EMF वर्ड यूज हुआ है, तो मैं एक सर्किट सपोज करिए बनाता हूँ। मान लीजिए मैं अगर ऐसा सर्किट बनाऊंगा तो आपको कुछ याद आ जाएगा। देखिए मैंने, जैसे मान लीजिए आपका क्या हो गया, रजिस्टर हो गया, ठीक है, ये आपका क्या हो गया, सपोज करिए सेल की बात कर रहा है, तो हम लोग बैटरी नहीं बनाएंगे, सेल ही कर लेते हैं, ठीक है। इसका क्या हो गया, इंटरनल रेजिस्टेंस हो गया, ठीक है। इसके अक्रॉस हमने क्या लगा दिया, वोल्टामीटर लगा दिया, ठीक है। पोटेंशियल मेजर करने के लिए यहाँ से क्या निकल गया, आपका करंट निकल गया, आई हो गया। तो मुझे एक बात बताइएगा, जैसे मैं, ये सेल है, जो सेल का अपना क्या है, एक ईएमएफ है। ईएमएफ क्या होता है आपको जानकारी है, ठीक है। और आपको यहाँ पर ये भी जानकारी है कि अगर मैं इस रजिस्टर की बात करूं तो ये एक्सटर्नल रजिस्टर हो गया, दैट इज इसका रेजिस्टेंस क्या हो गया, कैपिटल आर हो गया। और यहाँ पर अगर मैं इसकी बात करूं तो ये क्या हो गया, आपका स्मॉल आर हो गया, दैट इज इंटरनल रेजिस्टेंस हो गया। तो आप ये भी जान रहे हैं कि इस रजिस्टर से क्या जा रहा है, आई करंट जा रहा है। इस इंटरनल रजिस्टर से भी क्या जाएगा, आई करंट जाएगा। तो मुझे एक बात बताइएगा छोटा सा, कि इसका मतलब यह है कि अगर मैं इस रजिस्टर के अक्रॉस अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस की बात करूं, अगर मैं इस इंटरनल रेजिस्टेंस के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस की बात करूं, तो मतलब मेरा ये है कि ईएमएफ ये जो आपका है, ये ईएमएफ कहां डिस्ट्रीब्यूट हो गया, एक यहां डिस्ट्रीब्यूट हो गया, एक यहां डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो अगर ईएमएफ एक यहां डिस्ट्रीब्यूट हो गया, एक यहां डिस्ट्रीब्यूट हो गया, तो पहले मुझे बताइए कि अगर इस रजिस्टर के अक्रॉस में पोटेंशियल निकालूं तो अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ मुझे क्या मिल जाएगा, आई आर मिल जाएगा। अच्छा, यहां पर ये मिल गया। अगर मैं इस इंटरनल रेजिस्टेंस के अक्रॉस अगर मैं पोटेंशियल निकालूं तो क्या कितना मिल जाएगा, आई आर, ये मिल जाएगा। और ये दोनों पोटेंशियल जो है, अगर इनका मैं सम कर दूं तो किसके बराबर होंगे, ऑब्वियसली ये ईएमएफ के बराबर होंगे। तो इसको मैं क्या ऐसे लिख सकता हूं क्या, ई इक्वल टू, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं ना, कि ई इक्वल टू क्या लिख सकता हूं, दैट इज आई आर। आई आर मतलब क्या हो गया, आई आर मतलब इसको मान लेते हैं वी, ठीक है, और प्लस आई आर। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, इक्वल टू वी प्लस आई आर, क्योंकि लिखा हुआ है द पोटेंशियल अक्रॉस द इलेक्ट्रोड्स ऑफ द सेल ड्रॉप्स टू वी। क्या लिखा हुआ है, ड्रॉप्स टू वी ना, द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, इक्वल टू वी प्लस आई आर, तो हाँ लिख सकते हैं। उसके बाद ये बताइए कि इक्वल टू जब वी प्लस आई आर हो गया, क्योंकि ईएमएफ जो है यहां डिस्ट्रीब्यूट हुआ और यहां डिस्ट्रीब्यूट हुआ, तो ई इक्वल टू मैंने वी प्लस आई आर लिख दिया। तो क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, ई माइनस वी इक्वल टू आई आर। चलिए हाँ, ऐसे भी लिख सकते हैं। उसके बाद हमें निकालना क्या है, द इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है, दैट इज आर निकालना है। तो एक काम करिए, यहां से आई को इधर भेज दिए, ई माइनस वी अपान क्या हो गया, आई हो गया, इक्वल टू आर हो गया, ये भी ठीक है। अब ई माइनस वी अपान आई क्या ऑप्शन में है क्या, देखिए ई माइनस वी अपान आई ऑप्शन में तो है, लेकिन यहाँ पर आर है, लेकिन यहाँ पर आर नहीं है। तो हम क्या करेंगे,
यहां पर क्या करेंगे, अब हमको इसमें चेंजिंग करना होगा। क्या चेंजिंग करना होगा कि भाई ई माइनस भी है, ई माइनस भी रहने देंगे, ठीक है। ये वाला ऑप्शन तो मिल रहा था, लेकिन इसमें केवल आर की वजह से नहीं मिला, सॉरी आर की वजह से क्या हुआ, नहीं मिला। अब आई की जगह हम क्या लिख सकते हैं बताओ, भी इक्वल टू कितना कितना होता है, आई आर होता है। तो आई इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग, भी अपन आर लिख सकते हैं। तो आई इक्वल टू जब भी अपन आर लिखेंगे तो आर चला जाएगा ऊपर, तो आर तो आ जाएगा यहाँ पर आ जाएगा, भी आ जाएगा नीचे। अब ऑप्शन चेक करते हैं, तो एक किसके बराबर हो गया, एक इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर हो गया। तो अगर अब ऑप्शन चेक करेंगे तो कितना आएगा, देखिए ई माइनस भी है, तो ई माइनस भी है, अपान भी है, अपान भी है, आर आर है, आर है। तो ये पहला नहीं, ए नहीं, बी नहीं, सी नहीं, ये डी आपका आंसर हो जाएगा। ये डी आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। मतलब यहां इसके इस रजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल और इस इंटरनल रेजिस्टेंस के क्रॉस, ठीक है, पोटेंशियल के लिए ना, इस रेजिस्टेंस के क्रॉस पोटेंशियल, इस रेजिस्टेंस के क्रॉस पोटेंशियल को अगर हम सम कर दें तो हमें क्या मिल जाता है, ईएमएफ मिल जाता है, ठीक है। आपको जानकारी है तो मैंने वही लिखा है, ईएमएफ इक्वल टू भी। भी क्या है, एक्सटर्नल रजिस्टर, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के लिए है पोटेंशियल डिफरेंस, और आईआर क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस के लिए क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। दोनों का सम कर दिया तो आपको क्या मिल गया, ईएमएफ मिल गया। फिर भी को मैंने क्या किया, इधर ले आया, तो प्लस भी इधर क्या हो गया, माइनस भी हो गया, इक्वल टू आई आर हो गया। उसके बाद ई माइनस भी और आई को मैं इधर ले आया, तो अपान आई हो गया, इक्वल टू आर हो गया। फिर उसके बाद ई माइनस भी अपान आई ना, फिर मैंने जब यहाँ ऑप्शन में चेक किया तो ई माइनस भी अपन आई तो मुझे मिल रहा था, लेकिन आर नहीं था, तो इसीलिए क्या किया हमने, आई को आपको पता है ओम्स लॉ भी इक्वल टू आई आर होता है, तो आई इक्वल टू हम भी अपन आर लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ कितना हो गया, ई माइनस भी अपन भी इंटू आर इक्वल टू आर, मतलब यहाँ पर डी ऑप्शन क्या हुआ, मैच हुआ, तो हमने इसको करेक्ट कर दिया। A cell of EMF is connected across an external resistance. When current is I is drawn from the cell, the potential across the electrodes of the cell drops to V. Drops to V. ठीक है। ठीक, इसके बाद ये समझ गए होंगे आप। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंडक्टर ऑफ 10 ओम इज कनेक्टेड अक्रॉस 6 वोल्ट। देखिए 10 ओम रेजिस्टेंस की वैल्यू अक्रॉस 6 वोल्ट, पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू, द पावर ऑफ सप्लाइड बाय द सोर्स टू द कंडक्टर, पावर पूछ रहा है। तो आर हमारे पास है, भी हमारे पास है, पूछ रहा है पावर, इनके इनके बीच में रिलेशन क्या है, तो आपको पता है भी बराबर क्या होता है, भी बराबर होता है भी आई, आप पढ़े होंगे। तो देखिए भी तो मिल जाएगा यहाँ से, अब आई कहां से लेके आए, तो ये वाला फॉर्मूला हम लोग यूज नहीं करेंगे। एक और क्या होता है, आई स्क्वायर आर होता है। अब आर तो मिल जाएगा यहाँ से, आई कहां से लेकर के आए, ये भी यूज नहीं करेंगे। एक होता है भी स्क्वायर अपन आर, तो देखिए भी मिल जाएगा और आर भी मिल जाएगा, तो इसका यूज करेंगे। तो लिखेंगे पी इक्वल टू हो गया भी स्क्वायर अपन आर। भी कितना है भैया 6, तो 6 का स्क्वायर कर लेंगे, तो आर कितना है, दैट इज 10 ओम, और ऊपर कितना हो जाएगा 36 अपान कितना हो जाएगा 10, दैट इज 3.6, और पी क्या है पावर, इसका यूनिट क्या होता है वाट, डबल टी, ये आपका हो जाएगा आंसर, ठीक है। फाइनल आंसर हो गया आपका। उसके बाद एक क्वेश्चन लिखा है, ए स्टडी करेंट ऑफ 8 MA मिली एम्पियर फ्लोज थ्रू अ वायर, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पासिंग थ्रू अ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर इन 10 सेकेंड। एक बात बताइए 8 MA मतलब आई की वैल्यू आप लिखेंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे, ये वाला याद रखिएगा हमेशा, गिवन दैट क्या दिया क्या निकालना है, आई इक्वल टू कितना है भैया 8 MA, कैसे इसको एम्पियर में बदलेंगे, 8 इंटू 10⁻³ एम्पियर हो गया। चलिए फिर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पासिंग थ्रू अ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर ना, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मतलब एन की वैल्यू पूछ रहा है, ये भी चलिए। और क्या है 10s दिया हुआ है, ये 10s मतलब क्या होगा 10 सेकेंड, तो टी स्कूल कितना दिया हुआ है 10 सेकेंड दिया हुआ है। अच्छा तो आई मिल गया, टी मिल गया, एन वाला बात आ गया, तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पढ़े होंगे क्या होता है भाई, Q इक्वल टू एन ही होता है, ये भी ठीक है। और जब Q इक्वल टू एन ही होता है तो आपको ये पता है कि यहाँ पर आपको एन निकालना है, और ई मतलब हो गया चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, आपको जानकारी है 1.6 × 10⁻19, और यहाँ से आपका क्या निकल जाएगा क्यू निकल जाएगा। तो यहाँ से जब आपका क्यू निकल जाएगा तो लेकिन आपको एक बात बताइए, एन आपको निकालना है, सॉरी एन आपको निकालना है, और ई आपको पता है, और क्यू भी आपको पता नहीं है, तो एक फार्मूला और यूज कर लेते हैं,
क्या हो जाएगा, आई इक्वल टू क्या होता है, क्यू बाई टी होता है। तो यहां से हमको क्या निकल जाएगा, देखिए आई की वैल्यू कितनी है, 8 इंटू 10⁻³ अच्छा, क्यू है, क्यू रहने दीजिए, टी, टी क्या है 10 सेकेंड, 10 लिख दीजिए, सॉल्व करिए, कितना आ जाएगा, क्यू इक्वल टू 8 इंटू 10⁻³ इंटू 10⁻1, सॉल्व करेंगे, क्यू कितना आ जाएगा आपका, क्यू इक्वल टू आ जाएगा 8 इंटू 10⁻³ प्लस 1 कितना आ जाएगा, -2 कूलम आ जाएगा, ये आपका क्यू आ गया। अब आपको निकालना क्या था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो क्यू इक्वल टू कितना होता है, एन ई होता है, तो एन निकालना है तो क्या लिखेंगे इसको, क्यू बाई ई, क्यू कितना निकाला है आपने 8 इंटू 10⁻², ई कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻19, ठीक है। इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, कैसे करेंगे, सॉल्व करिए, देखिए एन इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, एन इक्वल टू हो जाएगा, ये आपका कितना हो जाएगा, देखिए सॉल्व करिए इसको, ये हो जाएगा 80/16 और इंटू 10⁻² और माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस, ये हो जाएगा 19 हो जाएगा, एन इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 5, ये 5 इंटू 10⁻17 इलेक्ट्रॉन्स, ये आपकी एन की वैल्यू आ जाएगी। इसके बाद एक क्वेश्चन और देखिएगा ध्यान से, द करेंट इन अ डिवाइस वेरीज, देखिए यहां पर जो करेंट है इन अ डिवाइस वेरीज विद द टाइम ना, करंट क्या है, वेरीज कर रहा है विद द टाइम, ठीक है, एज आई इक्वल टू 60 व्हेन आई इज इन एम्पियर, ठीक है, एंड टी इज इन सेकेंड, आई इज इन मिली एम्पियर, एम ए दिया हुआ है ना मिली एम्पियर, एंड कितना लिखा हुआ है, एंड आपका कितना है, हाँ एंड लिखा हुआ है कितना है आपका, सॉरी, द करेंट इन अ डिवाइस वेरीज विद द टाइम t as I equal to 60 when I is in ma मतलब मिली एम्पियर and t is in second, the amount of the charge that passes through the device during t equal to 0 second to t equal to 3 second। देखिए क्वेश्चन को पहले ये कर लेते हैं ना, I equal to 60 है ना, तो हम लिखेंगे यहाँ पर, इसको थोड़ा सा हम ऐसे बना लेते हैं, ठीक है, थोड़ा सा तो समझ में अच्छे से आएगा। देखिए यहां पर क्या हो जाएगा भाई, हमको दिया क्या है, तो लिखेंगे गिवन दैट क्या हो जाएगा, आई इक्वल टू कितना दिया भैया 60 दिया है, ठीक है, और यहां पर बात किसकी किसकी हो रही है, करंट की बात हो रही है, और किसकी बात हो गई है, टी इन सेकेंड मतलब टाइम की बात हो रही है, और किसकी बात हो रही है, द अमाउंट ऑफ चार्ज ना, द अमाउंट ऑफ चार्ज, क्या करना है आपको, निकालना है क्या, द अमाउंट ऑफ चार्ज दैट पासेस थ्रू द डिवाइस ड्यूरिंग टी इक्वल टू इतना ना, when I the current, the amount of charge that passes through the device during t equal to 0 second to t equal to 3 second, मतलब the amount of charge मतलब Q निकालना है आपको, तो I equal to 60 दिया हुआ है, ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पर ये बता दिया गया है कि T जो है वो किसमें है, I किसमें है, I आपका मिली एम्पियर में है और T आपका किसमें है, सेकेंड में है, और उसके बाद यहाँ पर T का रेंज भी दिया हुआ है, T का रेंज कितना दिया हुआ है, दैट इज T इक्वल टू 0 to 3 सेकेंड, 0 सेकेंड टू 3 सेकेंड। तो मुझे एक बात बताइएगा, जब Q की बात आ गई, T की बात आ गई, I की बात आ गई, तो क्या होता है, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज और इलेक्ट्रिक करंट, तो क्या होता है I इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, ठीक है ना, और यहाँ पर देखिए एक बात और आ रहा है वेरीज, तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा dq बाई आपका क्या हो गया dt हो गया, तो जब I इक्वल टू dq बाई dt हो गया तो dq कितना आ जाएगा आपका, dq इक्वल टू कितना हो जाएगा I इंटू dt हो गया, फिर dq कितना हो जाएगा आपका, I की वैल्यू कितनी है 60, तो आप लिखेंगे 60 इंटू डी टी, ठीक है, आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आई इक्वल टू कितना हो जाएगा 60 इंटू डी टी। अब यहाँ रेंज कितना दिया है 0 to 3 सेकेंड, तो इसको कैसे लिखेंगे, देखिए यहाँ पर क्या करते हैं कि इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं और लिखते हैं कि इंटीग्रेटिंग बोथ साइड ना, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड मतलब क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 60 डी टी, और इसका जो रेंज है वो रेंज कितना है भैया, इसका जो रेंज है वो 0 to 3 है, ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन करके कितना आएगा, क्यू आ जाएगा, और यहाँ कितना हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 to 3, ठीक है, 60 dt, और क्यू स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 6 कांस्टेंट बाहर निकालिए 6, और अंदर कितना बचेगा 0 to 3 t dt, तो क्यू स्क्वायर कितना हो जाएगा 6 t पावर 1, आपको पता है इंटीग्रेशन ऑफ x पावर n
dx कितना होता है, दैट इज x पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन प्लस सी, ये आपको पता है। यहां से कितना आ जाएगा, t पावर 112 अपॉन अपॉन कितना आ जाएगा 2, ठीक है। और 2 को बाहर निकाल दीजिए, यहाँ टी स्क्वायर आ गया और टी स्क्वायर, ठीक है, ये अपान हट जाएगा, ये वाला जो अपान है आपका, ये आपका हट जाएगा, ठीक है। तो आपने क्या किया, ये आपका अपान हट जाएगा, यहाँ कितना हो गया टी स्क्वायर, और यहाँ लिमिट क्या है 0 2 3, सॉल्व करिए, 2 3 जा 6, तो क्यू कितना आएगा 3, सॉरी हाँ यहाँ बाहर में 3 आया, अब अंदर में टी स्क्वायर है, तो यहाँ क्या अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट रखिए, 3 स्क्वायर कितना आएगा 9, और माइनस यहाँ 0 का 0 हो जाएगा, और क्यू स्क्वायर कितना आ जाएगा 3 इंटू 9, और क्यू स्क्वायर कितना आ जाएगा 27। अब चूंकि करंट आई जो है वो किस में है, एम में है, तो यहां पर जो क्यू आएगा 26 mc मिली कुलाम, ओके। ये आपका आंसर हो जाएगा फाइनल। इसको आप मिला लीजिए, यहां से देख लीजिए, ए वाला नहीं, बी वाला नहीं, डी वाला भी नहीं, सी आपका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार के क्वेश्चन, इससे अच्छे अच्छे क्वेश्चन और अच्छे अच्छे स्टैंडर्ड क्वेश्चन, सबसे अधिक समस्या फिजिक्स में न्यूमेरिकल में ही देखा जाता है, ठीक है। और न्यूमेरिकल में देखा जाता है, और न्यूमेरिकल के अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल अगर अच्छे अच्छे अगर आप कर लिए रहेंगे तो आपके एकेडमिक में एज वेल एज कंपटीशन में, दोनों में आपके लिए वो लाभदायक साबित होगा, ठीक है ना। क्योंकि कंपटीशन में भी जो आपका चयन होगा वो बेस्ड ऑन द न्यूमेरिकल्स, ठीक है ना। बिकॉज इफ यू हैव नो कंसेप्ट, ध्यान दीजिएगा, कंसेप्ट अगर आपके पास नहीं है, अगर आपने प्रैक्टिस नहीं किया हुआ, आप न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। और एक बात और कहना चाहता हूं कि अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है, अगर कोई कमी भी लग रहा है तो आप मुझसे कहेंगे तो मैं उसको सुधार करूंगा, मैं बार बार एक ही बात कह रहा हूं, ठीक है ना। हाँ, लेकिन ये है कि अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका सही लग रहा है, अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं, मैं बस आपको एक बात छोटा सा बोलूंगा, उससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं कहना है। आप बस इतना जान जाइए कि मेरा केवल एक ही ध्येय है कि मान लीजिए ठीक है, मैं आपको एक वन शॉट वीडियो बना करके थियोरी कॉन्सेप्ट पहले मैं अच्छे से डेरिवेशन वगैरह मैं उसको आपके लिए मैं कर दूंगा, उसमें दिक्कत नहीं है। लेकिन याद रखिएगा, मैं आपको बार बार न्यूमेरिकल कराऊंगा, ये बात आप भूलिएगा मत, ठीक है। मैं बार बार न्यूमेरिकल कराऊंगा, मैं एक न्यूमेरिकल नहीं, 2 न्यूमेरिकल नहीं, 3 नहीं, वो पता नहीं कितने मैं न्यूमेरिकल करा जाऊंगा, मुझे खुद ही समझ में, मतलब मैं खुद ही ये नहीं कह सकता कि भाई कोई कि भाई मैं इतना ही कर पाऊंगा, फिक्स नहीं है। लेकिन इतना है कि मैं बहुत ज्यादा एक्सेस में न्यूमेरिकल कराऊंगा, ये कंफर्म है। इसीलिए मैं आपसे बोल रहा हूं कि आप मुझसे जुड़िए, और सारा का सारा जो दिक्कत परेशानी फसाद की जड़ न्यूमेरिकल ही होता है फिजिक्स में, ठीक है। तो न्यूमेरिकल से मैं बार बार जब आपको रूबरू कराऊंगा, तो एक कहावत सुने है ना कि करत करत अभ्यास जड़मती होत सुजान, रसरी आवत गाढ़ सिल पर पड़त निशान। कहने का मतलब है बार बार जब मैं आपको समझाऊंगा तो आपके दिमाग में ना वो क्या होगा कि वो आपको मतलब एक वो आपको समझ में आएगा वो चीजें, उससे आप ना उसको आप फेस जब करने लगेंगे, बार बार फेस करेंगे, तो उसके प्रति आपका फियर खत्म होने लगेगा। क्या खत्म होने लगेगा, फियर खत्म होने लगेगा। इसीलिए मैं बार बार न्यूमेरिकल आपके सामने लेकर के मैं आ रहा हूं। हो सकता है शुरू में दिक्कत होगा, परेशानी थोड़ा होगा, हाँ, एग्जाम जब आपका हो जाएगा तो आप उसके लिए निश्चिंत रहिएगा। अगर आपकी फिजिक्स में लगभग कितने चैप्टर हैं, 14 चैप्टर हैं, तो 14 चैप्टर का मैं काम कर लूंगा ना वन शॉट वीडियो में मैं आपको जैसे कि अच्छे से पूरा थियोरी और डेरिवेशन और क्या बोलते हैं अच्छे से कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, इन चीजों को अच्छे से बता दूंगा, फिर न्यूमेरिकल पे आ जाऊंगा, ठीक है। स्टार्ट किया हूं, चूंकि अभी वीडियो लेट बनाना शुरू किया हूं ड्यू टू सम रीजन, और समय की मांग ये है कि भाई मैं आपको अच्छा अच्छा न्यूमेरिकल, मैक्सिमम नंबर ऑफ जो न्यूमेरिकल है भाई कहां से, भाई फ्रॉम द पीवाईक्यू है इस समय, मैक्सिमम क्या लगभग देखा जाए तो पूरा का पूरा जो न्यूमेरिकल है पीवाईक्यू से है। लेकिन चूंकि हो सकता है कि भाई अभी न्यूमेरिकल में करा रहा हूं, कुछ बच्चों का हो सकता है थ्योरी और कॉन्सेप्ट थोड़ा सा वीक हो, तो न्यूमेरिकल को समझने में दिक्कत हो रहा हो। लेकिन अब चूंकि वर्तमान समय में मैं थ्योरी को पूरा पढ़ा नहीं सकता, क्योंकि इस समय की मतलब समय का मांग ये है कि भाई मैं आपके लिए न्यूमेरिकल ही प्रोवाइड कराऊं, और थोड़ा कुछ है ना। तो मेरा आपसे एक निवेदन है कि इस समय आप न्यूमेरिकल को मैं जो आपको करा रहा हूं वो न्यूमेरिकल को आप अच्छे से कर लीजिए, और जिनका थ्योरी और कॉन्सेप्ट अगर थोड़ा सा वीक है तो आगे वो कंपटीशन में अगर जैसे मान लीजिए कुछ तैयारी वगैरह करने जाएंगे तो
उनको मैं आफ्टर एग्जाम थ्योरी कॉन्सेप्ट भी समझा दूंगा, तो उससे क्या होगा कि वो एग्जाम में मदद करेगा। भाई बोर्ड एग्जाम तो आप दे चुके होंगे, बोर्ड एग्जाम तो आप दे चुके होंगे, ठीक है। तो बस यही है, और बस यही कहना है, ठीक है।